शुरू करते हैं खबरों के इंट्रोडक्शन के साथ, यानी परिचय के साथ। पहली खबर कोलकाता से है। लेडी डॉक्टर के रेप मर्डर केस में हम बड़ा खुलासा करेंगे। ये खुलासा सीधे शमशान घाट से होगा और पीड़ित का शव जल्दबाजी में जलाने पर ममता सरकार से कुछ तीखे और चुभते सवाल भी पूछे जाएंगे। कोलकाता के बाद आपको बगल के राज्य बिहार लेकर चलेंगे। यहां मदरसों में दी जाने वाली शिक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के चेयरमैन का दावा है कि मदरसों में काफिर वाला ज्ञान दिया जा रहा है। पाकिस्तान में छपी किताबें पढ़ाई जा रही हैं। इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, फिक्र के लेंस से देखेंगे। और बड़ी खबर, अगली खबर का फोकस आईएएस की लैटरल भर्ती पर होगा। राहुल गांधी ने लैटरल एंट्री को पिछड़ों का हक छीनने की कोशिश बताया, तो केंद्र का जवाब है कि इसकी सिफारिश यूपीए सरकार के समय हुई थी। आखिर ये लैटरल भर्ती क्या है और इस पर इतना विवाद क्यों है, यह भी समझने की कोशिश करेंगे। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि जब तक मूडा भूमि घोटाला मामले में सुनवाई चल रही है तब तक सिद्धरामैया पर कार्रवाई नहीं होगी। इस पर अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपनी माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953440671 पर कॉल करें। वैसे आज प्रधानमंत्री मोदी के यूक्रेन दौरे की डेट शीट आ चुकी है। वो 21 और 22 अगस्त को पोलैंड और 23 अगस्त को यूक्रेन दौरे पर होंगे। विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है कि पीएम मोदी कीव का दौरा जेलेंस्की की रिक्वेस्ट पर करने वाले हैं। भारत ने उनके दौरे से पहले युद्ध पर अपना पक्ष रखा। विदेश मंत्रालय का बयान है कि भारत रूस यूक्रेन युद्ध में शांति की बात करता आया है और बातचीत से ही समाधान का पक्षधर है। एक बड़ी खबर उदयपुर से भी है। हमने आपको शुक्रवार को उदयपुर में सांप्रदायिक हिंसा की तस्वीर दिखाई थी। यहां 2 छात्रों में चाकूबाजी की घटना के बाद हिंसा फैली थी। इसमें नया अपडेट यह है कि चाकूबाजी में घायल 10वीं के छात्र के अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। इलाके में फिर से तनाव है। इंटरनेट अगले 24 घंटे के लिए फिर से बंद कर दिया गया है। अफ्रीका से फैलना शुरू हुआ मंकी पॉक्स वायरस पाकिस्तान पहुंच चुका है। 5 केस आ चुके हैं वहां पर। भारत पर भी खतरा बढ़ता जा रहा है। सरकार सतर्क है। अपने देश में सभी एयरपोर्ट पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली में लेडी हार्डिंग, आरएमएल और सफदरजंग नोडल अस्पताल बनाए गए। और फिक्र में आखिरी खबर पाकिस्तान से आई है। इमरान खान की रहस्यमयी पत्नी बुशरा बीवी के बारे में यही दावा था कि वो काला जादू करती हैं, लेकिन नया खुलासा यह है कि बुशरा बीवी का असली काला जादू आईएसआई से जुड़ा हुआ है। दिलचस्प खबर है। इसकी डिटेल जब आप देखेंगे तो आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच में फिक्र आपकी में सबसे पहले बात करते हैं कोलकाता रेप मर्डर केस में टीवी9 भारतवर्ष के एक्सक्लूसिव खुलासे की। आज जो बड़ी खबर हम आपके सामने लेकर आए हैं, खुलासा यह है कि आरजी कर अस्पताल में दरिंदगी की शिकार हुई लेडी डॉक्टर के शव का शमशान घाट पर जल्दबाजी में अंतिम संस्कार किया गया। ये दावा किसने किया और किसकी देखरेख में शव को जलाया गया, हम एक एक करके इन सभी सवालों के जवाब देंगे। साथ ही उस किरदार की भी पूरी बात आपको सुनाएंगे जिसकी निगरानी में सब कुछ हुआ है। ये कोलकाता के पनीहाटी वाले शमशान घाट के मैनेजर हैं। टीवी9 भारतवर्ष के कैमरे पर इन्होंने जो दावा किया है उसके अनुसार लेडी डॉक्टर का शव जल्दबाजी में जलाया गया। लेडी डॉक्टर के शव का अंतिम संस्कार 30वें नंबर पर होना था, लेकिन पुलिस के कहने पर सबसे पहले किया गया। पुलिस ने शव को जल्दी जलाने के लिए कहा था। अंतिम संस्कार के समय स्थानीय विधायक और पार्षद भी शमशान में मौजूद थे। पुलिस के कहने पर वीआईपी कोटे के तहत अंतिम संस्कार किया गया। शमशान घाट के मैनेजर के साथ टीवी9 भारतवर्ष संवाददाता रविशंकर दत्ता ने शमशान के एक और कर्मचारी से बातचीत की। इस कर्मचारी ने ही लेडी डॉक्टर के शव का अंतिम संस्कार किया था। यानी आखिरी क्षणों में शव की स्थिति के बारे में इनसे बेहतर और कोई नहीं बता सकता। इन्होंने बताया कि लेडी डॉक्टर के सिर पर चोट के निशान थे, सिर पर नाखूनों के जख्म के निशान थे। इसके अलावा शव से कान का एक हिस्सा गायब था। शमशान घाट के मैनेजर और कर्मचारी के बयानों पर एक रील हमने तैयार की है। ये बयान इस केस का रुख नई दिशा की तरफ मोड़ रहे हैं और कुछ अहम सवाल खड़े कर रहे हैं। पहले आप इनके बयान सुनिए, फिर फिक्र वाले लेंस से सवालों वाले विमर्श को आगे बढ़ाएंगे। पेरेंट्स ने ये आरोप लगाया है कि 9 तारीख की रात को पानीहाटी महाश्मशान में कोलकाता पुलिस जानबूझ के जल्दी उसको जला दिया और आज यहाँ पानीहाटी महाश्मशान में आके ये पता चला, ये बात सच है कि उनको जलाने के लिए एक वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया था, ऐसा यहाँ का कहना है।
पहले से यहाँ पे कोलकाता पुलिस ने बोल के रखा था, क्योंकि वीआईपी केस है, हाई प्रोफाइल केस है, इसीलिए जल्दी जल्दी करने का, क्योंकि जो रास्ता है वो शॉर्ट है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाता है। उसका पापा भी बाबा भी मम्मी कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं हम लोग को बोला नहीं जो लाइन में ही चलो, ऐसा कुछ नहीं हम लोग को बोला है। लेकिन इतना कंजेस्टेड हो गया इलाका, आदमी से ज़्यादा पुलिस था, वीआईपी एमएलए सर भी था, हम लोग का काउंसलर भी था इधर, और इतना गाड़ी हो गया, इलाका कंजेस्टेड हो गया, इसलिए बोला थोड़ा जल्दी करने के लिए। पुलिस बोला था कि अभी जो बॉडी आएगा तो हम लोग को बॉडी है, जो हमको बोला है तुमको तो मालूम है आरजीकर का घटना, हम हाँ मालूम, तो टीवी में देख रहे हैं तो मालूम तो होगा ही। प्रोजेक्ट को जितना जल्दी हो सके इतना रिलीज़ करो, क्या कि इतना पुलिस कंजेस्टेड होता है, हम लोग को भी तो इधर गार्ड देना पड़ेगा, इसलिए बोला है हम लोग ठीक है। एक तो अल्पवयसी लड़की देखने के लिए सबको भी खराब लगता है, तो ठीक है उसको लाइन थोड़ा वीआईपी कोटा में चलो। अच्छा, उस दिन क्या देखा था आपने? देखा बहन आया, उसको टॉर्चर किया, पूरा पोस्टमार्टम जो होता है तो पूरा तो ढक्कन खाली देखा, कान खुला था, कान नहीं है, और नाखून का था, बहुत सारा नाखून का था। हाँ। पनीहाटी शमशान घाट के मैनेजर जो दावा कर रहे हैं वो कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है, जैसे लेडी डॉक्टर के शव का जल्दबाजी में अंतिम संस्कार क्यों किया गया, क्या पुलिस शव से जुड़ी कोई बात छिपाना चाहती थी, क्या लेडी डॉक्टर के साथ कोई दरिंदगी के निशान मिटाने की कोशिश थी, क्या सबूत मिटाने के लिए शव को जलाने में जल्दबाजी की गई। अब इस खुलासे के आधार पर मृत लेडी डॉक्टर के पिता बड़ी साजिश का आरोप लगा रहे हैं। पहले से तो हम ये बोल रहा है, यही तो दिक्कत है हम लोगों का, जो डिपार्टमेंट पूरा इसलिए इन्वॉल्व है इसमें। क्रिमिनेशन घाट का बारे में बोलता है, श्मशान घाट के बारे में, उधर 3 बॉडी पड़ा हुआ था, लेकिन उसका पहले ही हमारा लड़की का बॉडी जला दिया गया। इस नए खुलासे के बीच सीबीआई की जांच जारी है। जांच एजेंसी को सियालदा कोर्ट से आरोपी संजय रॉय के पॉलीग्राफ टेस्ट की मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा आज 3 सदस्यीय सीबीआई की टीम पीड़ित परिवार के घर पहुंची, डिजिटल स्कैनर के साथ तफ्तीश की गई। सीबीआई पहले भी डॉक्टर के माता पिता से पूछताछ कर चुकी है, आज भी पूछताछ की। टीम में 2 महिला ऑफिसर भी थी। कहा जा रहा है कि मृतक डॉक्टर के पास एक फटी हुई डायरी मिली, फटी हुई डायरी जिसके कुछ पन्ने गायब हैं। इसको लेकर भी आज पूछताछ की गई है। बताया यह भी जा रहा है कि महिला डॉक्टर के पास मिली डायरी के कुछ पन्ने गायब हैं। माता पिता के मुताबिक वो डायरी लिखती थी। सीबीआई की टीम आज आरजी कर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड वाले टॉप फ्लोर पर गई। टॉप फ्लोर पर जाकर वहां मैनेजमेंट किया। सीबीआई से यह जानने की कोशिश कर रही थी कि क्या ऊपर की छत पर कोई ऐसा रास्ता तो नहीं था जिसके जरिए कोई आया हो। सीबीआई के अधिकारियों ने ऊपर से पूरी बिल्डिंग की मैपिंग की। सीबीआई के साथ में अस्पताल के वो सुरक्षा गार्ड भी मौजूद थे जो वारदात की रात ड्यूटी पर थे। इस वक्त जिस जगह पे ये सारा कुछ हुआ है उसके ऊपर चढ़कर मैपिंग करने की कोशिश कर रही है। देखिए टॉप फ्लोर है इस अस्पताल का, और टॉप फ्लोर से जाके वो सीबीआई की टीम पूरा मैपिंग कर रही है कि कैसे क्या घटना हुई है, और इस घटना में कि कहाँ पे क्या रोल है, कहाँ से कितना नीचे तक जो है गहराई है, नीचे तक कितना चौथे फ्लोर पे चूँकि ये मामला हुआ है, और ऊपर से भी यह जानने की कोशिश की जा रही है कि ऊपर से ये कितना नीचे तक अंदर इसका कोई आ सकता है, क्या कोई रास्ता है, क्या कोई निकलने की गुंजाइश है। तमाम तरह की वो चीज़ें हैं जिन चीज़ों के बारे में सीबीआई पता लगाने की कोशिश कर रही है। और आपको ऊपर में दिख रहे होंगे सीबीआई के जो लोग हैं वो उस मकान के इसी बिल्डिंग में चौथे फ्लोर पर वो हादसा हुआ जिस हादसे के बारे में बताया जा रहा है। और पीड़िता का सेमिनार हॉल का जो फ्लोर था, जिस फ्लोर पे पीड़िता के साथ सब कुछ हुआ था, उसके ठीक 2 फ्लोर ऊपर टॉप फ्लोर है। तो सीबीआई के जितने भी इन्वेस्टिगेशन की टीम है वो टीम यह पता लगाने में जुटी हुई है कि आखिरकार कैसे, कहाँ, किस तरीके से, कोई और तो नहीं जा सकता था, ऊपर से कोई रास्ता हो जिधर से वो आया और चला गया हो। ये तमाम तरह की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है। टीवी 9 के खुलासे ने बीजेपी को ममता सरकार के खिलाफ आरोपों का नया एंगल दे दिया है।
बीजेपी ने बंगाल सरकार पर सबूत मिटाने का आरोप लगाया तो टीएमसी ने किसी भी लापरवाही से इनकार कर दिया है। कोलकाता केस पर राजनीतिक कलेश वाली ये न्यूज रील देखें। जबकि वहां पर और भी बॉडीज पड़ी थी तो उन्होंने जल्दबाजी दिखाते हुए लाश को मतलब इस बेटी को जलाने के लिए जल्द से जल्द आग्रह किया। इसका मतलब क्या है कि वो चाहते थे कि कोई सबूत ना बच पाए और पहले दिन से सबूत मिटाओ चल रहा है। इस मामले में कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस का कनेक्शन नजर आ रहा है। जब सेंसिटिव इशू का कोई वीआईपी का कोई सेंसिटिव इशू का आता है वो भीड़ हो जाता है, इसलिए बोला होगा। इससे छोड़कर और कोई भी कुछ कारण नहीं है। उस पार्टी का रोल पूरा देश में सबका मालूम है, उसको बात नहीं करना चाहिए। नारी शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिस तरह से पुलिस हड़बड़ी में थे बॉडी को क्रीमेट करने में, क्यों इतना जल्दबाजी किस लिए था? हम लोग बार बार बोले प्रिजर्व करने के लिए बॉडी, वो लोग नहीं किए। जोर जबरदस्ती बॉडी को लेके चले गए। पेरेंट्स को मालूम ही नहीं है बॉडी कहाँ है। पेरेंट्स हमारे साथ टाला थाना का सामने खड़े हैं, रो रहे कि मेरी बेटी का बॉडी कहाँ है। सिर्फ बंगाल में ही हो रहा है क्या? जो हो रहा है उसके लिए सबको आक्रोश है। इस तरह के संगीन जघन्य अपराध में राजनीति के लिए सुराख मत बनाइए। और अब एक और बड़ी खबर जिसके फोकस में बिहार के मदरसे और उन पर उठ रहे कुछ सवाल हैं। क्या बिहार के मदरसों में एंटी हिंदू एजेंडा चलाया जा रहा है? क्या बिहार के मदरसों की किताबें एंटी हिंदू सोच वाली कट्टर स्याही से लिखी गई हैं? क्या बिहार के मदरसों में बच्चों को गैर मुस्लिमों से नफरत का ज्ञान दिया जा रहा है? क्या बिहार के मदरसों में कथित तौर पर पढ़ाई जाने वाली कट्टर किताब का कनेक्शन पाकिस्तान से? इन सवालों के केंद्र में राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार संरक्षण आयोग यानी एनसीपीसीआर के चेयरमैन प्रियांक कानूनगो हैं, जिन्होंने बिहार में चलने वाले मदरसों को लेकर बहुत गंभीर दावे किए हैं। इन दावों की वजह से धार्मिक के साथ साथ सियासी पारा भी हाई हो गया है। जो 7 दावे किए गए हैं उन्हें विस्तार से दिखाने से पहले बिहार के मदरसों में पढ़ाई जाने वाली एक किताब के विवादित पेज के बारे में बताते हैं जो इस पूरे कलेश की जड़ है। इस पन्ने के कंटेंट को समझ लेंगे तो आपको पूरा विवाद आसानी से समझ में आ जाएगा। इस किताब का नाम है तालीम उल इस्लाम और तालीम उल इस्लाम किताब के पेज नंबर 6 पर कुछ प्रश्न हैं और उनके उत्तर हैं। ध्यान दीजिएगा। जैसे एक प्रश्न यह है कि जो अल्लाह पर विश्वास नहीं करते उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसके जवाब में लिखा है कि ऐसे लोगों को काफिर कहा जाता है। इसी तरह आगे एक और प्रश्न लिखा है कि कुछ लोग अल्लाह के बजाय दूसरी वस्तुओं की पूजा करते हैं, 2 या 3 देवताओं में विश्वास करते हैं, ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? तो इसके उत्तर में लिखा है कि ऐसे लोगों को काफिर या मुशरिक कहा जाता है। इस पन्ने को लेकर विवाद हो रहा है। काफिर क्या होता है? इस्लाम में गैर मुसलमानों को काफिर क्यों कहा गया है? तो लगे हाथ फिक्र में इस शब्द पर भी फोकस कर लेते हैं। दरअसल काफिर एक अरबी शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है अस्वीकार करने वाला, गैर मुस्लिम, जो खुदा को ना माने। इस शब्द का इस्तेमाल अलग अलग संदर्भों में गैर मुस्लिमों के खिलाफ होता रहा है। भारत जैसे देश में इस शब्द पर सदियों से डिबेट होती रही है। लेकिन यहां हमारा सवाल इससे आगे का है। क्या बिहार के मदरसों में बच्चों के दिमाग में यह सोच वाकई भरी जा रही है? एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने बिहार के मदरसों पर जो आरोप लगाए हैं उनकी लिस्ट भी देख लेते हैं। एक्सक्यूज मी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर उन्होंने बिहार मदरसा बोर्ड पर 7 गंभीर आरोप लगाए। पहला आरोप यह है कि बिहार के मदरसों में कट्टरवादी शिक्षा दी जा रही है। दूसरा आरोप यह है कि बिहार के मदरसों में कट्टरपंथी पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है। तीसरा आरोप यह है कि मदरसों में तालीम के नाम पर कट्टरवादी एजेंडा चल रहा है। चौथा आरोप यह है कि तालीम उल इस्लाम नाम की किताबें पढ़ाई जा रही हैं, वही किताब जिसके बारे में हमने आपको पहले बताया।
पांचवा आरोप यह है कि मदरसों में गैर मुस्लिमों को काफिर बताने वाली शिक्षा दी जा रही है। छठा आरोप यह है कि पाठ्यक्रम में शामिल किताबें पाकिस्तान में छापी गई हैं। और सातवां आरोप यह है कि मदरसों में हिंदू बच्चों का दाखिला बेहद चिंताजनक है। वो एक पाकिस्तानी पब्लिश्ड किताब मिलती है जो कराची में छपी है, उर्दू बाजार में। उसका जब मैं अंग्रेजी तर्जुमा देखता हूँ तो उस अंग्रेजी तर्जुमा पेज नंबर 20 पे जो है ये लिखा मिलता है कि जो लोग एक से अधिक भगवान में मानते हैं वो काफिर हैं, वो मुशरिक हैं। गलत बात है। और ख़ास तौर पे तब और भी गलत बात है कि ये आप हिंदू बच्चों को बता रहे हो, क्योंकि मदरसा बोर्ड से एफिलेटेड मदरसों में हिंदू बच्चे भी पढ़ रहे हैं। ये और ज़्यादा गलत तब हो जाता है जब इन मदरसों को सरकार फंड भी कर रही है, और ये और भी ज़्यादा गलत तब हो जाता है जब ये सिलेबस बनाने का काम यूनिसेफ ने किया है। हम ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं जिसमें हम किताबें पाकिस्तान की बुलवा के पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने का काम कर रहे हैं? हम बिहार सरकार को कई दिनों से इस बारे में बताते आए हैं कि हिंदू बच्चों को मदरसे से बाहर निकालिए। बिहार के एक मदरसे में पिछले दिनों बम फटा, एक मौलवी मारा गया, बच्चे घायल हुए। बच्चों को बम बनाना सिखा रहा था, उसके बावजूद बिहार अनमैप्ड मदरसों की मैपिंग नहीं कर रहा है। मदरसा बोर्ड जैसी संस्थाएं बच्चों के शोषण में रत हैं, इनको बंद कर देना चाहिए। इस खबर का दूसरा पक्ष जानने के लिए हमने बिहार के मदरसा बोर्ड से संपर्क साधा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बिहार के उप निदेशक अब्दुस सलाम अंसारी से बातचीत की तो उन्होंने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष के सभी आरोपों को नकार दिया है। उन्होंने कहा कि मदरसे में ऐसी किताबें नहीं हैं। जो किताबें हैं वो पाकिस्तान से नहीं बल्कि दिल्ली में छप कर आती हैं। इस मुद्दे पर सुबह से राजनीति भी खूब हो रही है। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी एनसीपीसीआर को ढाल बनाकर नफरत के बीज बो रही है, लेकिन एनसीपीसीआर के अध्यक्ष अपने आरोपों पर अड़े हुए हैं। उनके संगीन आरोप यूनिसेफ पर भी हैं। उनका आरोप है कि मदरसे का पाठ्यक्रम यूनिसेफ इंडिया ने तैयार किया, इसीलिए संयुक्त राष्ट्र को इस मामले की खुद से जांच करनी चाहिए। इसके जो लेखक हैं वो हज़रत अल्लामा मुफ्ती आज़म किफ़ायतुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह है, जो भारत के ही रहने वाले हैं। और इस तरह के जो बातें आई हैं कि वो पाकिस्तान में है, तो ये इस चीज़ को हम लोग नहीं मानते। देखिए, अभी तक हम लोगों को इस तरह का रिपोर्ट नहीं मिला है। रिपोर्ट मिलने के पश्चात फिर उसका जायजा लिया जाएगा, उसके बाद आगे बढ़ेगा। अब बिहार सरकार के लोगों को देखना चाहिए कि किस प्रकार के ऑफिसर्स उन्होंने बिठा रखे हैं जो पाप करते हैं और झूठ बोलते हैं। मैंने तो उनकी वेबसाइट नहीं बनाई ना, उन्होंने खुद वेबसाइट बनाई। ये सब चोर लोग हैं, असल में बदमाश लोग हैं, और खुद की चोरी को ढकने के लिए इस तरीके की चीज़ों का सहारा लेते हैं। एक कानून, एक विधान, एक संविधान और एक निशान लागू होना चाहिए। और अब जो है कॉमन सिविल कोड यहाँ पर लागू होना एकदम जरूरी हो गया है। नहीं तो इस तरह से नौजवानों को भड़काने का काम यह सारे मदरसों में हो रही है। बीजेपी धर्म के नाम पर नफरत फैलाने का काम करती है, चाहे विश्वविद्यालय हो, चाहे मदरसा हो, चाहे विद्यालय हो। तो इस तरह से अगर जहर बोने का काम कोई करता है तो उसके खिलाफ समाज के लोगों को आगे आना चाहिए। पाकिस्तान की छपी हुई या पाकिस्तान से निकली हुई या पाकिस्तानी कोई भी किताब, कोई भी पुस्तक हमारे मदरसे में न पढ़ाई जाती है, ना उसका यूज़ किया जाता है। बल्कि आप हमारी लाइब्रेरी को चेक कर लेंगे, उसमें भी आपको एक भी किताब नहीं मिलेगी, क्योंकि मदरसों में सिर्फ दीन की तालीम होती है। इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी की तबीयत बिगड़ गई है। दिल्ली एम्स के आईसीयू में उनको भर्ती किया गया है। लंग्स इन्फेक्शन की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ी है। येचुरी को इमरजेंसी से आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। फिलहाल उनकी हालत जो है वो स्थिर है।
और अब बात केंद्र सरकार के उस विज्ञापन की जिस पर सरकारी छुट्टी में भी 72 घंटे से विवाद जारी है। बात नौकरशाही में लैटरल एंट्री की, जिसमें नियुक्तियां बाकी हैं लेकिन राजनीति ने फॉरेन एंट्री ले ली है। लैटरल यानी साइड से। सोचिए, लैटरल एंट्री। जाहिर है विवाद बढ़ा तो सरकार सफाई देने लग गई है, वहीं विपक्ष कड़े तेवर दिखा रहा है। यूपीएससी ने शनिवार को बिना परीक्षा आईएएस बनाने वाले सिस्टम यानी लैटरल एंट्री का एक विज्ञापन निकाला। इसके तहत केंद्र सरकार के 24 अलग अलग विभागों में 45 सचिव स्तर की नियुक्तियां होने वाली हैं। लेकिन इन नियुक्तियों से पहले लैटरल एंट्री में आरक्षण न होने की चर्चाओं ने सरकार को घेर लिया। सरकार और विपक्ष दोनों को एक दूसरे पर हमला करने का नया मुद्दा मिल गया है। हमने सरकार में सीनियर आईएएस वाली सीधी नियुक्ति पर डिटेल रिपोर्ट तैयार की। इससे आप समझ पाएंगे कि लैटरल एंट्री क्या होती है और इस पर इतनी सियासत क्यों हो रही है। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि लैटरल एंट्री क्या होती है। इसका मतलब बिना परीक्षा के सीधे भर्ती से लैटरल एंट्री। इसके तहत यूपीएससी बड़े पदों पर इंटरव्यू लेकर भर्ती करता है। ये नियुक्तियां सरकार में पावरफुल यानी आईएएस अधिकारी रैंक के स्तर पर होती है। इसमें संयुक्त सचिव, निदेशक और उप निदेशक के पद शामिल होते हैं। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि ये नियुक्तियां कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होती हैं। इसमें राजस्व, वित्त, आर्थिक, कृषि, शिक्षा जैसे सेक्टर्स के एक्सपर्ट्स शामिल होते हैं। यूपीएससी ने जिन 45 पदों के लिए विज्ञापन निकाला उसके मुताबिक ये नियुक्तियां 3 वर्ष के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होंगी, जिसे 5 वर्षों तक बढ़ाया जा सकेगा। संयुक्त सचिव के पद के लिए 15 साल, निदेशक के लिए 10 साल और उप निदेशक के लिए 7 साल का अनुभव जरूरी है। अलग अलग पदों के हिसाब से शैक्षणिक योग्यता भी निर्धारित की गई है। यहां तक तो सब सही था, तो फिर विवाद क्यों हुआ? विवाद इसलिए हुआ क्योंकि विपक्ष का आरोप है कि इसमें आरक्षण नहीं है और सरकार दलितों, पिछड़ों से रिजर्वेशन छीनने की कोशिश कर रही है। विपक्ष का इल्जाम है कि केंद्र सरकार बिना परीक्षा के सीधी नियुक्तियां करके बीजेपी और आरएसएस के लोगों की भर्ती कर रही है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और मायावती जैसे विपक्षी नेता इसे संविधान का उल्लंघन बता रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि लैटरल एंट्री दलितों, ओबीसी पर और आदिवासियों पर हमला है, जबकि सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जवाब दिया कि कांग्रेस सिर्फ पाखंड कर रही है। लैटरल एंट्री यूपीए सरकार में 2005 में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में गठित प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही की जा रही है। लेकिन सरकार की सफाई से अलग विपक्ष इसे बड़े मुद्दे के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि पिछले दरवाजे से उच्च सरकारी पदों पर बीजेपी के लोगों को बिठाने की साजिश है। मायावती ने कहा कि अगर एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के कोटे के अनुसार नियुक्तियां नहीं हुई तो यह संविधान का उल्लंघन है। तेजस्वी यादव का कहना है कि इसमें किसी भी तरह के आरक्षण का प्रावधान नहीं। यूपीएससी के जरिए भर्ती होती तो 45 में से 22-23 कैंडिडेट्स एससी, एसटी, ओबीसी कोटे के होते। तो क्या वाकई में लैटरल एंट्री आरक्षण विरोधी है? आखिर इसके नियम क्या कहते हैं? क्या वाकई इसका यूपीए काल से कोई लेना देना है? इन सवालों के जवाब जानने से पहले आप जरा इन नेताओं को ध्यान से सुन लीजिए। राहुल गांधी जी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष भी है, वो संवैधानिक पद पर है, बोलते समय ध्यान ही नहीं रख रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी तो लेटरल एंट्री का ही पार्ट थे। 1976 में सीधा आपने फाइनेंस सेक्रेटरी कैसे बनाए थी? आपके जो प्लानिंग कमीशन के उपाध्यक्ष आलूवालिया जी, मोन्टेंग सिंह आलूवालिया, वो भी लेटरल एंट्री के ही पार्ट थे। तो ऐसे आपको सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे। तो लेटरल एंट्री तो आपने शुरू की थी, मोदी जी ने व्यवस्थित की है। जो संविधान सम्मत आरक्षण है वो सुविधाएं आप नकार के लैटरल एंट्री या डायरेक्ट एंट्री कर रहे हैं। पिछले दरवाजे से आप एक तरह से आरक्षण को ख़त्म कर रहे हैं और संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी पार्टी है।
भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का आरक्षण खत्म करना चाहती है। प्रधानमंत्री जी की सोच कतई आरक्षण विरोधी नहीं हो सकती। पहली बात तो सरकार की सोच पूरी तरीके से आरक्षण के समर्थन में है। प्रधानमंत्री जी की सोच आरक्षण के समर्थन में है। सरकार विपक्ष पर और विपक्ष सरकार पर हमले कर रहा है, लेकिन इस खबर में तथ्य क्या है? क्या भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में लैटरल एंट्री पहली बार हो रही है? इसकी शुरुआत कब हुई? यह समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में जाना होगा। केंद्र सरकार में लैटरल एंट्री के तहत नियुक्ति की पहली सिफारिश 2017 में हुई। नीति आयोग ने केंद्र सरकार में सचिव स्तर पर लैटरल एंट्री की सिफारिश की। सिफारिश में कहा गया कि अलग अलग क्षेत्रों के एक्सपर्ट्स की नियुक्ति हो। सचिव और निदेशक स्तर पर 3 से 5 वर्षों के लिए नियुक्तियां की जाएं। नीति आयोग की सिफारिश को सरकार ने मान लिया और भारत के इतिहास में पहली बार 2018 में इसके तहत नियुक्तियां शुरू हुई। 2018 में सबसे पहले 9 पदों के लिए 6077 आवेदन आए। 2023 में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में बताया कि अब तक लैटरल एंट्री के जरिए 63 लोगों की नियुक्तियां हुई हैं, जिनमें 2023 में 57 अधिकारी अपने अपने पद पर कार्यरत थे। 2018 से हर एक साल के बाद नियुक्तियां हो रही हैं। 2018 में लैटरल एंट्री के जरिए 9 नियुक्तियां हुई। 2022 में 3 संयुक्त सचिव और 27 निदेशक स्तर के अधिकारी भर्ती हुए, जबकि 2023 में 20 पदों की नियुक्तियां की गई। वैसे लैटरल एंट्री को प्रशासनिक सुधार का हिस्सा भी बताया जाता है, जिसकी चर्चा 1966 में सबसे पहले हुई थी। 1966 में एक ARC यानी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बना था। मोरारजी देसाई कमीशन के अध्यक्ष थे। इस कमीशन ने प्रशासनिक सेवा में सुधार के लिए कई सुझाव दिए थे। देसाई कमीशन ने लैटरल एंट्री की बात नहीं की। 2005 में यूपीए सरकार में कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में दूसरी बार ARC बनी। मोइली कमीशन ने लैटरल एंट्री की सिफारिश की थी। कहा गया कि सरकारी पदों पर विशेष कौशल वालों की भर्ती हो। केंद्र सरकार का कहना है कि मोइली कमीशन की सिफारिश पर ही उसने 2018 में लैटरल एंट्री की शुरुआत की। मतलब यूपीए सरकार में भले ही इसकी वकालत की गई, लेकिन नियुक्तियों की शुरुआत 2018 से हुई। वैसे राजनीति से अलग कई एक्सपर्ट लैटरल एंट्री के फायदे भी गिनाते हैं। वो बताते हैं कि यह सिस्टम को और भी मजबूत करता है। सरकारी सेवाओं में एक्सपर्ट और अनुभव दोनों शामिल होते हैं। इससे नई सोच और दृष्टिकोण भी शामिल। लैटरल एंट्री की सिफारिश के वक्त इसके 5 बड़े फायदे भी बताए गए हैं। विशेषज्ञों की जरूरत को पूरा करना, निजी नौकरियों से टैलेंट पूल बनाना, निष्पक्ष और पारदर्शी चयन प्रक्रिया हो, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से कामों का आकलन किया जाए और मौजूदा सिविल सेवाओं के साथ एकीकरण हो। विपक्ष लैटरल एंट्री को आरक्षण विरोधी बता रहा है। सवाल है कि आखिर लैटरल एंट्री के तहत नौकरशाही में आरक्षण वाला कानून लागू क्यों नहीं होता? इस फॉर्मूले को उदाहरण के साथ समझते हैं। सरकारी नौकरियों और यूनिवर्सिटी में जिस नीति के तहत आरक्षण लागू होता है उसे 13 पॉइंट रोस्टर कहते हैं। इस फॉर्मूले के हिसाब से 3 पदों तक कोई आरक्षण लागू नहीं हो सकता। नियम के मुताबिक इसे लागू करने के लिए कम से कम 4 पद चाहिए। कैटेगरी के हिसाब से कोटा का प्रतिशत बांटा गया है। इसमें SC, ST, OBC और EWS आते हैं और इसका एक विशेष फॉर्मूला भी है जिसमें 100 की संख्या को कोटे के प्रतिशत से डिवाइड किया जाता है। इस फॉर्मूले के हिसाब से हर चौथे पद पर OBC उम्मीदवार हो जाएगा। इसी तरह SC का रिजर्वेशन 15% है तो हर 7वां पद इस कोटे के लिए होगा। ST को 7.5% आरक्षण है तो हर 14वीं वैकेंसी उनके लिए होगी। EWS को 10% आरक्षण मिलता है तो हर 10वें पद पर उनका हक होगा। DOPT के दस्तावेजों के मुताबिक लैटरल एंट्री में हर पद सिंगल पोस्ट माना जाता है, इसीलिए रिजर्वेशन का नियम यहां लागू नहीं होता है। अभी यूपीएससी ने 45 पदों के लिए विज्ञापन निकाला है। अगर इसे एक ग्रुप माना जाए तो 13 पॉइंट रोस्टर के मुताबिक OBC को 12, SC को 6, ST को 3, जबकि EWS कोटे में 4 पद यानी कुल 25 वैकेंसी रिजर्व हो जाती है। लेकिन क्योंकि ये वैकेंसी अलग अलग विभागों के लिए अलग अलग निकाली गई हैं, लैटरल एंट्री के हिसाब से इसे एक पद वाली वैकेंसी माना गया है, इसीलिए यहाँ रिजर्वेशन लागू नहीं होता। वैसे भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश में लैटरल एंट्री की व्यवस्था है। फ्रांस, बेल्जियम, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया और स्पेन जैसे देशों में भी यह सिस्टम लागू है। विशेषज्ञता के आधार पर सरकार में पहले भी नियुक्तियां होती रही हैं।
2019 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में दावा किया था कि मनमोहन सिंह, मोंटेक सिंह आलूवालिया, विजय केलकर की लैटरल एंट्री से नियुक्ति हुई थी। बिमल जालान भी आईसीआईसीआई बैंक से होते हुए रिजर्व बैंक के गवर्नर बने। एनटीपीसी के संस्थापक डीवी कपूर ऊर्जा मंत्रालय में सचिव बने। लैटरल एंट्री के सवाल पर विपक्ष भले ही लाल है, लेकिन ये कहानी बहुत पुरानी है। जब जिसकी सरकार होती है वो अपने हिसाब से चीजें तय कर लेता है। अब खबरों की दिशा को वॉर जोन की ओर मोड़ते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में क्या चल रहा है, साधारण नजरिए से देखें तो एक आम आदमी यही मानकर बैठा है कि रूस की सेना बीते 2.5 साल से यूक्रेन पर कहर बरपा रही। लेकिन लेटेस्ट अपडेट ये नहीं है। अब यह युद्ध 360 डिग्री के एंगल पर घूम चुका है। अब रूस नहीं बल्कि यूक्रेन जंग में भारी पड़ रहा है और यूक्रेन की फोर्स पहली बार रूसी इलाके के अंदर घुसकर तबाही मचा रही है। यूक्रेन एक इलाके में भारी पड़ रहा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम आपको रूसी शहर कुर्स्क का एक वीडियो दिखाते हैं। यह वीडियो पूरे 25 सेकंड का है। इस वीडियो में दिख रहा है कि एक पुल पर जोर के धमाका होता है। विस्फोट की गूंज 526 किलोमीटर दूर मॉस्को जो है उससे वो कांप जाता है। क्रेमलिन की कूटनीतिक दीवारें हिल गईं। कहा जा रहा है कि धमाके के बाद पुतिन काफी गुस्से में है और एक्सपर्ट्स की माने तो कुर्स्क के बहाने यूक्रेन के साथ पश्चिमी देशों से भी बदला लिए जाने का ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। पिछले 2 हफ्तों से रूस यूक्रेन जंग का सेंटर पॉइंट रूसी शहर कुर्स्क बना हुआ है और कुर्स्क में इस पुल को उड़ाने का ये लेटेस्ट वीडियो पुतिन की साख पर करारी चोट जैसा है। रूस के लिए इस पुल का विनाश कितना बड़ा झटका है, इसे मैप के जरिए समझते हैं। असल में कुर्स्क शहर यूक्रेन बॉर्डर पर रूस का आखिरी शहर है। कुर्स्क के रास्ते रूसी सेना के लिए हथियार, गोला बारूद यूक्रेन तक पहुंचाए जाते हैं। कुर्स्क में सीएम नदी है। इसी नदी पर इस तरह के 3 पुल बने हुए थे, लेकिन यूक्रेनी सेना ने ये तीनों पुल उड़ाकर रूसी सेना की सप्लाई लाइन को ब्रेक कर दिया है। कुर्स्क में यूक्रेन लगातार ऑफेंसिव है। इस युद्ध में ऐसा पहली बार है जब यूक्रेन रूस में कई किलोमीटर अंदर तक घुसकर तबाही मचा रहा है। इस विध्वंसक लड़ाई में लेटेस्ट अपडेट ये भी है कि यूक्रेन यहां बाहुबली ब्रिटेन से मिले हथियारों की वजह से संडे टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन ने कुर्स्क रीजन में यूक्रेन की सेना को लड़ने के लिए अपने टैंक दे रखे हैं, ड्रोन दे रखे हैं और क्रेमलिन को भी ब्रिटेन पर मदद देने का गहरा शक है। रूस के लिए झटका सिर्फ कुर्स्क रीजन में जंग में मिल रही हार नहीं, बल्कि ऐसे कई वीडियो रोस्तोव रीजन से भी सामने आ रहे हैं जिसमें यूक्रेन की सेना भीषण हमले करते दिखाई दे रही है। यूक्रेनी फोर्स ने रोस्तोव की ऑयल फैसिलिटी पर ड्रोन अटैक करके तबाह कर दिया है। रिहायशी इलाकों को भी टारगेट करने की खबरें हैं। कुर्स्क की तरह रोस्तोव भी यूक्रेन बॉर्डर से लगा हुआ शहर है और रणनीतिक लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। सबसे बड़ी बात, रूस में इन हमलों पर पुतिन बहुत शांत दिख रहे हैं। जिस वक्त यूक्रेन रूस के इन 2 शहरों को दहला रहा है, उस समय पुतिन अजरबैजान की यात्रा पर है और उनकी जगह यूक्रेन और पश्चिमी देशों को चेतावनी बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको दे रहे हैं। उन्होंने आज ही कहा है कि कुर्स्क में घुसपैठ करके यूक्रेन रूस को भड़काने का काम कर रहा है और ऐसा करके रूस को परमाणु हमले के लिए मजबूर कर रहा है। इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है कि अभी इस वक्त यूक्रेन को कुर्स्क के अंदर बहुत जबरदस्त नुकसान हो रहा है और कुर्स्क के पीछे की जो सप्लाई लाइंस हैं वो रशिया ने कट करना शुरू कर दिया है। डोनेट्स्क का जो इलाका है वो उसने पूरा घेर लिया है। वहां पर जो यूक्रेन की बटालियन है उसको रसद नहीं मिल पा रहा है और जो कुर्स्क के अंदर फंस गए हैं वो कुर्स्क के अंदर यूक्रेन या मर्सनरीज नेटो के हैं वो वहीं फंसे हुए हैं। रशिया ने पिछले 72 घंटे में चीजों को कंसोलिडेट करने की कोशिश की है। असल में कुर्स्क की लड़ाई रूस के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुकी है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ऐसा पहली बार है जब किसी और देश की सेना रूस के अंदर घुसकर रूस को नुकसान पहुंचा रही है। इसी कुर्स्क में 1943 के अंदर जर्मनी घुसा था 3000 टैंकों के साथ, पहले 2000 और फिर उसके बाद 1000
और रशिया ने उसको वहां पर खदेड़ा था क्योंकि उसकी सप्लाई लाइंस काट दी गई थी। यह नुकसान जो है बड़े पैमाने पर हो रहा है। रॉयटर्स के मुताबिक यूक्रेनी सेना के प्रमुख ओलेक्जेंडर सिरिस्की ने जानकारी दी है कि हमला शुरू करने के बाद से कीव की सेना रूस के कुर्स्क क्षेत्र में 35 किलोमीटर अंदर तक आ चुकी है। सिरिस्की ने बताया कि कुर्स्क में 82 बस्तियों और 1150 वर्ग किलोमीटर के इलाके पर यूक्रेन की सेना का कब्जा हो चुका है। कीव ने रूस के कुर्स्क इलाके के कब्जे वाले हिस्से में एक सैन्य कमांड का कार्यालय स्थापित किया है। वहीं युद्धग्रस्त कुर्स्क से अब तक 2 लाख रूसी नागरिकों को यहां से निकाला जा चुका है। वैसे रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत से भी बड़ा अपडेट है। प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन के दौरे पर जाने वाले हैं। विदेश मंत्रालय ने आज उनके कीव दौरे की डिटेल जानकारी दी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी 21 और 22 अगस्त को पोलैंड के दौरे पर होंगे। पोलैंड की धरती पर 45 साल बाद भारतीय प्रधानमंत्री कदम रखेंगे। पोलैंड में भारतीय समुदाय के लोगों से मिलेंगे। पोलैंड में 25,000 भारतीय रहते हैं, जिनमें 5,000 छात्र शामिल हैं। इसके अगले दिन यानी 23 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन जाएंगे, कीव का दौरा करेंगे। 30 साल में ऐसा पहली बार होगा जब भारत से कोई प्रधानमंत्री कीव पहुंचेगा। इस दौरान वो जेलेंस्की से मिलेंगे, युद्ध पर बातचीत करेंगे। विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है कि वो जेलेंस्की की रिक्वेस्ट पर ही यूक्रेन जा रहे हैं। ऐसे में पूरी दुनिया जानना चाहेगी कि उन्होंने जेलेंस्की से क्या कहा। पीएम मोदी तब जेलेंस्की को क्या संदेश देंगे, इसकी एक झलक आज विदेश मंत्रालय के बयान में दिखी। विदेश मंत्रालय ने जोर देते हुए कहा कि भारत रूस यूक्रेन युद्ध में हमेशा से शांति लाने की बात करता आया और बातचीत से ही समाधान निकालने का पक्षधर है। लेकिन अब बात करते हैं फिलिस्तीन के गाजा शहर में रहने वाले उन लोगों की जो पिछले 11 महीनों से बम, बारूद और मिसाइल की बारिश के बीच खौफ में अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। 7 अक्टूबर को इजराइल में हमास के अटैक के बाद से गाजा धीरे धीरे खंडहरों का शहर बन चुका है, लेकिन इजराइल का इंतकाम पूरा नहीं हुआ है। पिछले 24 घंटों में इजराइल ने फिर से गाजा पर भीषण बारूद बरसाया। इसमें मासूम लोगों को अपनी जिंदगी गंवानी पड़ी। गाजा की जमीन फिर दहल रही है क्योंकि गाजा के आसमान में बारूद की बारिश हो रही है। पिछले 11 महीनों में इजराइल ने जिस तरह गाजा को दहलाया है, उससे इंसानियत भी थर्रा गई है। और अब एक बार फिर इजराइल ने पूरी ताकत के साथ गाजा पर हमला किया है। फिलिस्तीन के गाजा शहर में पिछले 24 घंटों में इजराइल के हमलों में 29 लोगों की मौत हो चुकी है। यह हमास का वो कमांड सेंटर था जिसे इजराइल ने सिर्फ एक ही स्ट्राइक में तबाह कर दिया। इस एयर स्ट्राइक में हमास का लॉन्च पैड भी नष्ट हो गया। इसी तरह इजरायली फोर्स ने गाजा के दीर अल बलाह में बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन किया। हमास के ठिकानों को टारगेट करते हुए अटैक किया गया। हमास ने भी इजरायली फोर्स पर काउंटर अटैक किया। आईडीएफ के काफिले पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, लेकिन आईडीएफ ने हमास के कई आतंकियों को ढेर कर दिया। बड़ी बात यह है कि इजरायल ने पिछले 24 घंटे में हमले तेज कर दिए हैं, वो भी तब जब अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन शांति समझौते के लिए इजरायल में ही मौजूद है। जिस वक्त इजरायल गाजा पर बम और मिसाइल बरसा रहा था, उस वक्त एंटनी ब्लिंकन तेल अवीव में ही मौजूद थे। देखिए इजरायल ने गाजा में कितनी तबाही मचाई है। इजरायल के हमलों में गाजा का 80% इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। 11 महीनों में इजरायल के हमलों में गाजा में 40,000 से ज्यादा की मौत हो गई। इजरायल के हमलों में गाजा में 92,000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। इजरायल ने गाजा में 85,000 टन से ज्यादा विस्फोटक का इस्तेमाल किया और इजरायल का ये बारूदी इंतकाम अभी थमा नहीं है। अभी पता नहीं शहर में कितनी लाशों का दफन होना बाकी है। फिक्र आपकी में अब वो ग्लोबल खबर जो अगले कुछ घंटों में लोकल स्तर पर चर्चा का विषय बनने वाली है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के खिलाफ हाउस रिपब्लिकन्स ने महाभियोग की सिफारिश वाली रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट में बाइडेन पर भ्रष्टाचार के 2 संगीन आरोप लगाकर महाभियोग की वकालत की गई है। यह मामला उस वक्त का है जब बाइडेन उपराष्ट्रपति का पद संभाल रहे थे।
बाइडेन के खिलाफ बीते वर्ष सितंबर महीने में जांच शुरू की गई थी। 3 हाउस कमेटियों की तरफ से तैयार की गई 291 पन्नों की रिपोर्ट में बाइडेन पर पद का दुरुपयोग करके परिवार को बिजनेस फायदा पहुंचाने के आरोप लगे। रिपोर्ट में लिखा है कि बाइडेन ने अपने परिवार को फायदा पहुंचाने के लिए सार्वजनिक दफ्तर का दुरुपयोग किया। विदेशी सोर्सेस से परिवार को $27 मिलियन की रकम दिलवाई। रिपोर्ट में यह भी दावा है कि बाइडेन उपराष्ट्रपति के तौर पर फैमिली बिजनेस की मीटिंग में विदेशी पार्टनरों के साथ हिस्सा लेते थे। फोन पर बातचीत के साथ ही डिनर भी करते थे। रिपोर्ट में बाइडेन के परिवार पर शेल कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप भी लगाए गए। रिपोर्ट के अनुसार जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन ने पिता के उपराष्ट्रपति पद का इस्तेमाल कर चीन, यूक्रेन, रोमानिया जैसे देशों की कंपनियों से अपने फायदे में डील करवाई। जो बाइडेन पर आरोप है कि उन्होंने नीतियों में फेरबदल कर यूक्रेन की एक एनर्जी कंपनी को फायदा पहुंचाया। इस कंपनी में उनके बेटे हंटर बाइडेन बोर्ड मेंबर थे। इसके अलावा पद छोड़ने के बाद भी जो बाइडेन ने कई तरह की खुफिया जानकारी छिपाई, उसका इस्तेमाल फायदे के लिए किया गया। बाइडेन के जस्टिस डिपार्टमेंट ने बेटे हंटर बाइडेन के खिलाफ आरोपों की जांच को प्रभावित किया। रिपोर्ट में यह भी दावा है कि बाइडेन प्रशासन ने जरूरी दस्तावेजों को रोककर, गवाहों से पूछताछ में बाधा डालकर और कुछ विशेष अधिकारों का इस्तेमाल करके यूएस कांग्रेस की जांच में अड़चनें पैदा की। यह रिपोर्ट ऐसे समय में जारी हुई है जब अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने जा रहे हैं। सिर्फ 11 महीने बाकी हैं। बाइडेन के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद डेमोक्रेट्स को नुकसान उठाना पड़ सकता है। थोड़ी फिक्र अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की भी कर लेते हैं, जो अंतरिक्ष में करीब 85 दिनों से फंसी हुई हैं और उन्हें अंतरिक्ष में स्वास्थ्य संबंधी एक नई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सुनीता विलियम्स को आंखों से जुड़ी एक बीमारी हो गई है। इस बीमारी का नाम है सेप्सी फ्लाइट एसोसिएटेड न्यूरो आकुलर सिंड्रोम, सैंस। इस बीमारी में आंखों के लिए जरूरी पोषक तत्व उन तक नहीं पहुंच पाते हैं। इससे नजर धुंधली हो जाती है और आंख के आकार में परिवर्तन आ जाता है। इसकी चपेट में आने के बाद सुनीता विलियम्स के रेटिना, कॉर्निया और लेंस के स्कैन किए गए हैं और इलाज किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार लंबे समय से जीरो ग्रेविटी में रहने की वजह से उनकी आंखों में यह समस्या हुई है। चिंता की बात यह है कि उन्हें अभी और कितने समय तक स्पेस स्टेशन पर ही रहना होगा, नासा ये साफ नहीं कर पा रहा है। हालांकि फरवरी 2025 की 1 तारीख मिशन की वापसी के लिए तय हुई है। इसके लिए बोइंग की प्रतिद्वंदी कंपनी स्पेसएक्स से मदद ली जा रही है। और अब न्यूज़ टॉप 9। राहुल गांधी ने दिल्ली में कैब में किया सफर। कैब ड्राइवर से उनके अनुभव और परेशानियों के बारे में जाना। कैब ड्राइवर के पूरे परिवार के साथ खाना भी खाया। वीडियो पोस्ट कर लिखा, आमदनी कम और महंगाई से निकलता दम, यह है भारत के गिग वर्कर्स की व्यथा। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की 15 सदस्यीय प्रदेश मैनिफेस्टो कमेटी की घोषणा की गई। ओम प्रकाश धनखड़ को कमेटी का प्रमुख बनाया गया। रक्षाबंधन पर अखिलेश यादव ने महिलाओं पर चला बड़ा दांव। अखिलेश यादव के निर्देश पर समाजवादी सबला सुरक्षा वाहिनी का गठन। पीडीए की कामयाबी के बाद अखिलेश यादव की नजर महिला वोटर्स पर। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस का घोषणा पत्र जारी। उमर अब्दुल्ला ने आर्टिकल 370 और 35A की बहाली का वादा किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकारी बैंकों के प्रमुखों से की मुलाकात। डिजिटल पेमेंट, साइबर सिक्योरिटी और नई क्रेडिट स्कीम समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा। और यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी कल करेंगे राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का घेराव। कल से शुरू होगा आंदोलन। उदयपुर में चाकूबाजी की घटना में घायल छात्र की मौत। पूरे उदयपुर में हाई अलर्ट पर पुलिस। अगले 25 घंटे के लिए उदयपुर में इंटरनेट बंद। T20 वर्ल्ड कप मैचों की अवैध लाइव स्ट्रीमिंग मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। ईडी ने कई शहरों में की छापेमारी, कई वेबसाइट्स के खिलाफ कार्रवाई। शेख हसीना के खिलाफ हत्या के 2 नए मामले दर्ज। मीरपुर इलाके में लिटन हसन और शेरे बंगला नगर इलाके में तारिक हुसैन की हत्या के लिए शेख हसीना के खिलाफ केस।